जय हिंद। मैं आप लोग के लिए संकल्प क्लास की ओर से एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम जानेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। क्लास 10th के लिए है और फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का यानी इतिहास का है। और एक ही वीडियो में हम लोग इसका फुल कॉन्सेप्ट देखेंगे और क्या देखेंगे, इसका वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। और हम लोग जानेंगे कि इतिहास क्या होता है। उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आइए देखते हैं इतिहास क्या होता है। चलिए, इतिहास क्या होता है? तो इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक इति, दूसरे का क्या जी? हास। इति का मतलब होता है ऐसा ही, और हास का मतलब होता है हुआ होगा। अगर दोनों को जोड़कर पढ़ा जाएगा तो क्या होगा? ऐसा ही हुआ होगा। अगर कोई पूछे कहाँ, तो आप क्या कहिएगा? अतीत में। कहाँ जी? अतीत में। तो कोई भी चीज अगर अतीत में घट रही है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। इतिहास के पिता कौन है? तो हेरोडोटस। इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों ने वो इतिहास के बारे में कहा है। जैसे ब्यूरी हो गए, वो इतिहास को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और ईएचकार हो गए जो कहते हैं इतिहास क्या है? तो अतीत से वर्तमान तक चलने वाले निरंतर संवाद को इतिहास कहते हैं। और आज इतिहास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो यूरोप में राष्ट्रवाद कौन है? फर्स्ट चैप्टर है इतिहास का, अध्याय नंबर 1। किसके लिए है? तो क्लास 10th के लिए है। जो भी छात्र 2024 में एग्जाम देंगे उनके लिए है। और इस संकल्प क्लास पर सभी सब्जेक्ट का संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। आइए देखते हैं यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूरोप क्या है। तो यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है। यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है। और उनमें क्या जी, बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, ईटीसी। बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। और देखिए, जैसे यहाँ पर यूरोप, ये क्या हो गया? पूरा यूरोप हो गया। और इसमें क्या है? छोटे छोटे देश हैं ये सब। और इसी में एक कौन सा देश है? फ्रांस। कौन है? फ्रांस। अब इसमें कुछ घटना घटित होती है और उसी घटना को माना जाता है यूरोप में राष्ट्रवाद, या राष्ट्रवाद का उन्नत रूप कब आया? तो फ्रांस में घटित घटनाओं को देखा जाएगा तब तो पता चलेगा। अब फिर हम लोग देखेंगे कि फ्रांस में ऐसा क्या होता है कि वहां पर राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होती है। तो राष्ट्रवाद क्या होता है, आइए देखते हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग कुछ दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो समझ में आ गए तो राष्ट्रवाद भी आ जाएंगे। जैसे क्या होगा? दोस्तवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद। अगर ये सब शब्द हम लोग को समझ में आ जाएगी तो राष्ट्रवाद भी समझ में आ जाएगा। अब दोस्तवाद, क्षेत्रवाद या जातिवाद क्या है? अब इसको जानने के लिए हम लोग जानेंगे, जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान, अपनी जरूरत, अपनी आवश्यकता, अगर किसी वस्तु से, अगर उसको जरूरत हो किसी वस्तु की और वह अपनी जरूरत, अपनी आवश्यकता, अपना जीवन व्यापन या जो भी क्रियाकलाप कर रहा है, अगर वो किसी के माध्यम से कर रहा है, यानी किसी चीज का वो नाम रख कर रहा है, अपनी पहचान अगर किसी चीज के सहारे से बता रहा है, तो वह उस चीज का वाद कहलाएगा। जैसे अगर आप अपना पहचान, अपना जरूरत, अपनी आवश्यकता अगर दोस्त के नाम से, दोस्त के वजह से पूरी कर रहे हैं तो वो दोस्तवाद कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो मान लीजिए किसी जिले का डीएम आपका दोस्त है और आपको उस जिले में क्या है? काम पड़ गया। अब आप गए वहां पर, लेकिन आपको वहां पर कोई पहचान नहीं रहा है, तो आप उस समय किसका नाम रखिएगा? तो अपने दोस्त का। अपनी जरूरत किससे पूरा कीजिएगा? अपने दोस्त के नाम से। तो वो जो भावना आपके अंदर है कि मेरा दोस्त ये है वो है, यही भावना क्या कहलाएगी? दोस्तवाद। फिर वैसे ही क्षेत्रवाद क्या होगा? जैसे आप बिहारी हैं, कहीं भी जाइएगा आप अपना नाम लीजिएगा कि हम बिहार से आए हैं। बिहार के भूमि में बहुत ऐसे ऐसे मतलब योद्धा जन्म लिए हैं, कोई समाज सुधारक भी हैं। ऐसे तो आप किसका नाम लीजिएगा? क्षेत्र का, एक खास क्षेत्र का, तो वो क्षेत्रवाद कहलाएगा। आप अपने जाति का नाम लेकर अपनी पहचान बताइएगा
तो वो जातिवाद कहलाएगा। आप अपने परिवार का नाम लेकर अपनी पहचान बताइएगा, अपनी आवश्यकता पूरी कीजिएगा, अपनी जरूरत पूरी कीजिएगा, तो वो परिवारवाद कहलाएगा। उसी तरह जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान, अपनी जरूरत, अपनी आवश्यकता, यानी सब कुछ अपने राष्ट्र के प्रति करता है, राष्ट्र को बनाता है, राष्ट्र को बताता है, तो क्या कहलाता है? इस भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। जैसे आप जो भी करते हैं हिंदुस्तान के नाम पर, जैसे आपको अब पासपोर्ट मिलेगा, किसका मिलेगा? हिंदुस्तान का, भारत का मिलेगा। आप भारत को प्रेम करते हैं, आप कहते हैं कहीं कि हम भारतीय हैं, ये हैं तो ये सब क्या है? ये एक भावना है, एक विचार है। आप अपनी जरूरत किससे पूरे कर रहे हैं? तो देश से। कौन से? तो भारत से। अगर आपकी जरूरत, आपकी पहचान और आपकी आवश्यकता अगर भारत देश से पूरी ना हो, तो आपके अंदर भारत के प्रति आक्रोश जागृत होने लगेगी, आप भारत के विरोधी बन जाएंगे जब आपका ही जरूरत ना हो। अगर कोई दोस्त आपकी मदद ना करे तो आप उससे दोस्ती करके क्या करिएगा? तो वैसा ही क्या होता है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है जी? तो एक भावना है। क्या है? एक भावना। जो भावना हमें देश के प्रति प्रेम के भावना को दर्शाती है, वही भावना क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। ठीक है। अब जानेंगे लोग कि राष्ट्रवाद क्या है, ये तो जान लेंगे लोग। अब यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद आया, इसको जानेंगे, फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन देखेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का कारण माना जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे यूरोप में राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। जो फ्रांस के लोग थे उनके अंदर अपने देश के प्रति भावना जागृत हुई, प्रेम की, एकता की, एक अखंडता की भावना जागृत हुई। आइए देखते हैं। देखिए फ्रांस में क्या है? क्या है? फ्रांस। फ्रांस फ्रांस की जब हम बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, तो घटना शुरू होती है फ्रांस से। और फ्रांस से घटना शुरू होती है एक राजा से और एक रानी से। राजा और रानी ये दोनों मर जाएंगे, इनकी कहानी हो जाएगी खत्म, लेकिन हम लोग का चैप्टर का शुरुआत यहीं से होगा। देखिए इस राजा का नाम क्या है? लुई 16वां। और ये रानी है इनकी। ये राजा था बकलोल। ये राजा क्या था? बकलोल था। और ये बकलोल रानी से क्या कर लिया? शादी कर लिया। अब देखिए ये दोनों बकलोल थे। बकलोल अब क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये अपना पैसा युद्धों में ज्यादा खर्च करता था, अपने युद्ध में नहीं, दूसरे के युद्ध में। दूसरे लड़ रहे हैं उसमें इसको शौक था कि हम पैसा लगाएं किसी एक तरफ से और वो जीत जाए। बाजी लगाता था कि हम दो देश मिल जाता था लोग और पैसा झोंकता था लोग कि हम इधर से सपोर्ट करेंगे, आप उधर से कीजिए और देखा जाए कौन जीत रहा है, जुआ की तरह। ये अपना पूरा पैसा लगा देता था। और रानी अपने मेकअप पर, अब रानी लोग है तो मेकअप पर तो ध्यान देवे करेगा लोग, तो ये अपना पूरा पैसा कहाँ पर झोंकती थी? मेकअप पर। और एक दिन की बात है जब ये रानी अपने राजमहल से घूमने की ओर जा रही थी, अपने राजमहल के बाहर घूमने जा रही थी, तो वहां की जनता उसमें भिखारी लोग था, रानी को देखा और ये भूखे थे। भिखारी लोग क्या थे? भूखे थे। रानी को देखा तो ये लोग के अंदर एक मतलब खुशी का लहर छा गया। और ये लोग सोचा कि रानी आज हमको कुछ देगी खाने पीने के लिए, बहुत धन दौलत देगी। और ये रानी के पास दौड़े दौड़े गए और रानी के रथ को रुकवा कर रानी से रोटी मांगने की बात करने लगे। और रानी से रोटी मांगने की गुहार लगाने लगे कि रानी हमको रोटी दीजिए, हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो रानी सोचने लगी, बकलोल थी, सोच लगी कि रोटी क्या हाल मांग रहा है लोग। तो मंत्री से पूछ रही है कि रोटी क्यों ही मांग रहा है लोग। तो रानी को मंत्री ने बताया कि इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, इसीलिए ये आपसे रोटी मांग रहे हैं। तो रानी हंसते हुए कह रही है कि कह दीजिए उसको कि रोटी नहीं है तो केक खा ले। देखिए कितना बकलोल थी। ये नहीं समझ पाई कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास आर्थिक स्थिति खराब है, उनके पास कपड़ा पहनने का पैसा नहीं है, खाने पीने का नहीं है। इसको लगा कि उसके पास सब कुछ है, उस शौक से रोटी मांग रहा है, उसको रोटी खाने का मन है। अब क्या हुआ कि रानी हंसते हंसते मजाक उड़ा दी उन लोग का
ये तो बकलोल थी। अब हुआ कि वो भिखारी लोग को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, और वहां पे कुछ लोग देख रहे थे, जनता देख रहे थे कि देखिए ईरानी क्या कर रही है। इसको रानी को तो लग रहा था कि जैसे राजमहल में सब चीज भरा पड़ा है, खाने पीने की वस्तु, वैसे ही पूरे राज्य में भरा पड़ा है। बस लोग अपने शौक से फटे कपड़े पहन रहे हैं, लोग अपने शौक से रोड पर घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं और एथी कर रहे हैं। इस ये इतना बकलोल थी। अब क्या हुआ, अब पूरा भिखारी लोग, वहां के कुछ जनता इस जो घटना को देख रही थी, उन्होंने शपथ लिया कि आज के बाद से हम लोग इस राजा और रानी की कहानी को खत्म करेंगे, लुई 16वां के शासन को उखाड़ फेंकेंगे। और ऐसे शपथ लेने के बाद ये लोग क्या किए, एक समूह, एक दल बनाना शुरू किए। अब उस दल को लुई 16वां को मालूम चला कि ये हमारे खिलाफ क्या बना रहे हैं, ये संगठन बना रहे हैं। और लुई 16वां ऐसे उस संगठन को रोकने के लिए कुछ कुछ कार्य किया, जिसका और उग्र रूप सामने आ गया। और क्या किया, लोग क्रांति लेकर आ गया। लोग जितने भी सुधारक लोग थे, क्रांति लोग थे, वो क्या करने लगा, लोग क्रांति लेकर आ गया लोग। और क्या किया, लोग राजा रानी को पकड़कर उसके महल से खींचते हुए, मारते पीटते हुए, देखिए कितना मुंह लाल कर दिया है लोग, मार उड़ कर, मारते पीटते लेकर आ रहा है। देखिए ये हंसियो रहा है, मुंह छुपा कर हंस रहा है कि रो रहा है नहीं बुझा रहा है। लेकिन राजा रानी को खूब मारा पीटा लोग, साथ ही साथ उसके बच्चों को भी मारा पीटा लोग। और इस देखिए, ये जो लुई 16वां था ना, बहुत निरंकुशवाद राजा था। निरंकुशवाद का मतलब क्या हुआ, उस पर कोई रोक टोक नहीं करता था, जो रोकने जाता था उसी को ये मार देता था। इसको कोई समझाने जाता था कि आप जनता का हित कीजिए, ये कीजिए, तब भी उसको ये करता था, मारता था, पीटता था, उसको बिगड़ा देता था। और इसके शासनकाल में भ्रष्टाचार एकदम फैला हुआ था। और इसके शासनकाल को अंत करने के लिए जनता इनको मार पीट कर, महल से निकाल कर, चौराहे पर लाकर इनका घेट काट दिया। देखिए यही है, ठीक है। और इसी में क्या, आदमी के सर को लगाया जाता है, ऊपर से टाइप का निकलता है, मतलब तलवार टाइप का रहता है, वही इसका क्या कर देता है, सर काट देता है। अब राजा का सर काट कर पूरे जनता को दिखा रहा है लोग कि देखिए यही राजा था जो निरंकुशवाद राजा था, और इसका अब आज हम लोग अंत कर दिए। और यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, अब सुखी से रहिए और अपना विकास कीजिए। आइए इस सब घटना को देखते हैं कि ये घटना कब की है, इसको कौन सी क्रांति कहा जाता है। देखिए, इसको फ्रांस की क्रांति कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। ये जो घटना अभी हम आप लोग को बताए हैं, ये घटना कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। कब, 1789 ईस्वी में ये जो घटनाक्रम था। और 1789 ईस्वी में क्या हुआ था, तो एक फ्रांस की क्रांति हुई थी, जिसमें लुई 16वां का अंत हुआ था। लुई 16वां को उसके रानी के साथ मार दिया गया, और यहाँ से निरंकुशवाद राजा का शासनकाल क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और यही घटना को फ्रांस की क्रांति कहा जाता है। आगे देखिए, हम लोग राष्ट्रवाद समझे थे। राष्ट्रवाद क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रवाद क्या है, तो आप बता सकते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का बीजारोपण कब हुआ था, तो 14वीं और 17वीं सदी के बीच में। लेकिन ये उन्नत रूप से कब आया, तो फ्रांस की क्रांति के बाद। फ्रांस की क्रांति क्या था, तो ये जनता नाखुश थी किससे, निरंकुशवाद राजा लुई 16वां से, और उसका अंत किया गया लोग। यही घटनाक्रम को फ्रांस की क्रांति करते हैं। अब कहेगा कि इसका मुख्य कारण क्या है, तो बकलोल राजा बकलोल रानी नहीं कहकर क्या कहिएगा, राजनीतिक कारण था, आर्थिक कारण था, सामाजिक कारण था, बौद्धिक कारण को माना जाता है। राजनीतिक कारण क्यों, क्योंकि अपना पैसा पूरा युद्ध में लगाता था। आर्थिक कारण क्यों, क्योंकि इसके शासनकाल में भूखमरी थी, लोगों के पास पैसा की कमी थी। फिर उसके बाद क्या जी, सामाजिक कारण क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोगों का मजाक बनाया जाता था, समाज में क्या था, गरीब वर्ग को सताया जाता था। फिर क्या है, बौद्धिक कारण क्यों, क्योंकि सभी लोग मिलकर अपने बुद्धि विचार से इस क्रांति को सफल बनाया। और इसके समय क्या था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था,
यही सब है। फिर आगे हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं नेपोलियन का। अब देखिए, फ्रांस की क्रांति घटित हो गई 1789 की, और उसके बाद क्या क्या मुख्य काम हुए ये भी क्वेश्चन से आपको पूछ देगा। तो इसका मुख्य काम क्या क्या हुआ था 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद बहुत सारे सकारात्मक काम किए गए थे। नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। फिर उसके बाद क्या था, नए संविधान बना। नए संविधान के बाद सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया, समानता व्यवस्था को खत्म किया गया, और आंतरिक यातायात या आंतरिक आयात निर्यात को समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब था कि देखिए, जब क्रांति हुई उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे काम किए गए, एक संविधान बना, राजतंत्र जो था उस संविधान पर आधारित हो गया। पहले पूरा किस पर आधारित था, शासन पर, निरंकुशवाद शासन चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, उसमें संविधान ला दिया गया, सबको अधिकार दे दिया गया कि अब सब कोई अपने अपने अधिकार की रक्षा कर सकते हैं, सब कोई को समान अधिकार दिया गया। ठीक है, ये सब है। फिर उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट को हम लोग देखेंगे। अब नेपोलियन बोनापार्ट क्या है, कौन है, कहां से आए, ये सब हम लोग जानेंगे। इनका जन्म कब हुआ था, 15 अगस्त 1769 ईस्वी में, 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब होती है, 5 मई 1821 ईस्वी में, सेंट हेलेना द्वीप पर। अब इनके बारे में जाना जाए कि ये हैं क्या। देखिए, जब लुई 16वां का अंत हुआ उसके बाद वहां की शासन गद्दी खाली हो गई। ठीक है, और उसी समय नेपोलियन बोनापार्ट कुछ समय बाद क्या बने, वहां के शासक बने। अब देखिए कैसे बनते हैं, ये बचपन से ही क्या थे, एकदम अच्छे विचारक, समाजवादी टाइप के आदमी थे। क्या थे, समाज के बारे में सोचते थे, सभी लोगों को, जनता के बारे में सोचते थे। और ये इतने होनहार थे कि अपने 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति का पद हासिल कर लिया। और ये इतने मजबूत सेनापति थे कि ये क्या किए, कई फ्रांस को कई युद्धों में जिताया। और इनको माना जाता है कि ये महान सेनापति थे, ये अपने समय के महान सेनापति में गिने जाते हैं। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया, फ्रांस की गद्दी खाली थी 1804 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी को संभाला। और जैसे ही 1804 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी को संभाला तो ये कहा कि देखिए, शासन ऐसे नहीं किया जाएगा, शासन में सबका अधिकार होगा, सबका विकास होगा। इसके लिए ये 4 कोड बनाए, ठीक है, 4 नियम बनाए। और उसी नियम को नेपोलियन संहिता कहा जाता है या नागरिक संहिता कहिए इसको। कितने बनाए, 4 में 4 बनाए थे। पूछ देगा नागरिक संहिता की संख्या कितनी थी, तो 4 थी। कितने, इसमें क्या होता है नागरिक संहिता में, तो नागरिक संहिता में क्या था कि लोगों के लिए अच्छी अच्छी व्यवस्था, सामंती अधिकार को समाप्त किया गया था, सबको समान अधिकार दिया गया था। किनके, तो नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में जानेंगे। क्या थे, बचपन का नाम नेपोलियन दी बोनापार्ट था, फ्रांस की क्रांति में सेनापति के रूप में काम कर रहे थे। उसके बाद क्या था, इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान सेनापति में गिना जाता है। फिर उसके बाद क्या है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति की राजनीतिक परिवेश में, मतलब राजनीतिक परिवेश किया, यानी उनके राजनीतिक में घुस गया। और 18 मई 1804 ईस्वी में क्या हुआ, वो फ्रांस का सम्राट बन गया और अपना एक अलग कानून बनाया जिसे नेपोलियन संहिता कहा जाता है। अब नेपोलियन कौन था, इसको वही लिख दीजिएगा जो 24 वर्ष के आयु में क्या बना था, सेनापति बना था। नेपोलियन समझ गए कौन थे। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, तो 5 मई 1769 ईस्वी में। आगे इनकी मृत्यु की चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए, अब उसके बाद क्या होता है, नेपोलियन का
नेपोलियन का क्या हुआ, शासन काल आया। अब नेपोलियन का जब शासन काल आया तो नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत अच्छे महान शासक थे। अब इन्होंने क्या किया कि जितने क्षेत्र बटे थे वो सब क्षेत्रों को जोड़ना शुरू किया कि साथ में रहिएगा, एकजुट मिलकर रहिएगा तो विकास ज्यादा होगा। और ये शिक्षा नीति लाई, शिक्षा पर काम किया, समाज को सुधारा, नाप तोल की व्यवस्था को एथी किया था, और ये बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसे मतलब महान शासक में थे जिन्होंने बिखरी मोतियों को जोड़ने का काम किया था, अर्थात यूरोप के मतलब क्या जी, एकीकरण का, पूरे यूरोप का, ना कि किसी देश का, पूरे यूरोप को एक अच्छे ढंग से एक अच्छे राष्ट्र के रूप में ये सजाना चाह रहे थे। हालांकि यूरोप क्या है, महाद्वीप है, उसमें जो भी देश हैं उनके क्या किया जाए, उनमें जो अलगाववाद है उसको जोड़ने का ही प्रयास किए थे। अब हुआ क्या था, फ्रांस, फ्रांस कितना, फ्रांस 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा था। अब इसको 33 राज्यों में कन्वर्ट किए नेपोलियन। फिर क्या था, जर्मनी भी 300 छोटे छोटे देश राज्यों में बटा था। अब इसको 39 में बदले। इटली, इटली भी 300 के करीब छोटे छोटे एथी में बदला था। इटली को 3 संघ यानी गणराज्य में बदल दिए थे। जर्मनी का बदले थे तो राइन राज्य संघ कहा जाता है जर्मनी को। अब क्या हुआ कि नेपोलियन इतना अच्छा अच्छा काम किया कि नेपोलियन के काम को देखकर ऑस्ट्रिया क्या होने लगा, क्रोधित होने लगा कि नेपोलियन ये तो पूरे एथी को जोड़ देगा, जितने भी फ्रांस बटे थे ये सब बटे थे जोड़ देगा तो मेरा जो मतलब शक्ति है वो कमजोर हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का आएगा मेटरनिक जो पूरे चैप्टर में एक चोट्टागिरी का काम करेगा, बहुत खतरनाक आदमी है। आइए देखते हैं रूढ़िवादी का स्थापना। ये रूढ़िवादी क्या होता है, तो रूढ़िवादी का मतलब होता है, रूढ़िवादी ऐसे विचार को कहा जाता है जो सोचता है कि पहले जैसे चली आ रही है वैसे ही आज भी चले। ये नए, ये विकास के परिवर्तन को विरोध करता है। कौन, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब ये थी होता है कि जो परंपरा है वही चले, विकास पहले नहीं हुआ था तो आज भी नहीं होना चाहिए। ये किसका मानना है, रूढ़िवादी का। अब इसका पुनः स्थापना जैसे लुइस, लुइस कौन था, सोलहवां, लुइस 16वां में जो विकास को मतलब क्या किया गया था, एकदम बंद कर दिया गया था। रूढ़िवादी फिर वही चाहेंगे कि अब विकास को बंद किया जाए। हीरो की तरह नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में विकास का लहर चलाया था, अब उसको रोकने के लिए रूढ़िवादी की पुनर्स्थापना होगी। रूढ़िवादी एक विचार है जो किसी भी व्यक्ति के अंदर पनप सकती है। आइए इसमें देखेंगे वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध क्या है इसको हम लोग जाने लो। देखिए बरसात का मौसम था, बरसात का मौसम था, और ये जो रास्ता थी जिस रास्ते से युद्ध लड़ने जाता था लोग, मतलब अगल बगल की सेना, जैसे कौन हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, प्रसा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, जो भी युद्ध करने जाता था लोग इसी रास्ते से जाता था लोग। और इधर ज्वालामुखी भी फट रहा था। अब हुआ क्या, यहाँ पर बारिश भी हो रहा था तो ये पूरा पाखी कीचड़ के एथी पर हो जाता था। तो पाखी से भर जाने के कारण इनकी सेना किसी क्षेत्र से होकर गुजरती थी, अब वहां के नागरिक को दिक्कत होती थी, और इसी क्रम में युद्ध होना शुरू हुआ। अब युद्ध में एक तरफ क्या थे, फ्रांस था, एक तरफ कौन था, फ्रांस, और दूसरे तरफ 3-4 देश, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, प्रसा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, हंगरी हो गया, ये सब क्या थे, एक तरफ थे। फ्रांस अकेले एक तरफ था। फ्रांस में कौन था, नेपोलियन। फ्रांस में कौन था, नेपोलियन। इधर ऑस्ट्रेलिया में था मेटरनिक। मेटरनिक अभी वो घुसाइल है, देखिए। अब इस युद्ध में
जानेंगे लोग कि युद्ध हुआ क्यों। तो पानी के वजह से रास्ता खराब हो गए थे, युद्ध लड़ने के लिए सेनाएं दूसरे क्षेत्र से होकर गुजरती थी, तो वहां के लोगों को परेशानी होती थी, और इस क्रम में झगड़ा शुरू हुआ। झगड़ा किसका रूप ले लिया? युद्ध का। अब युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में हुआ था। अब इसमें क्या कहा जाता है कि ये नेपोलियन का अंतिम युद्ध माना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट का क्या माना जाता है? अंतिम युद्ध माना जाता है। क्योंकि भाई देखिए, एक तरफ नेपोलियन बोनापार्ट और दूसरे तरफ 4-5 देश। अब 4-5 आदमी मिलकर एक आदमी को मारेगा तो जाहिर सी बात है उसकी हार होगी। अब नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हो गई? हार हो गई इस युद्ध में। अब नेपोलियन बोनापार्ट आत्मसमर्पण कर दिया, देखा कि हम जीतेंगे नहीं, तो आत्मसमर्पण कर दिया। और जब नेपोलियन बोनापार्ट आत्मसमर्पण किया तो इसको क्या किया लोग? सोचा लोग कि अगर इसको हम फ्रांस में रहने देंगे तो ये फिर से अपना शासन स्थापित कर लेगा। और इसको क्या किया लोग? उठाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया लोग। सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिए। देखिए यही है सेंट हेलेना द्वीप। देखिए फ्रांस से कितना दूर भेज दिया लोग? सेंट हेलेना द्वीप पर। और सेंट हेलेना द्वीप पर इसको रखा गया। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए सेंट हेलेना द्वीप को कब भेजा गया था? 1815 में, क्योंकि इसी समय क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। अब इसको कहाँ भेज दिया गया था? सेंट हेलेना द्वीप पर। अब सेंट हेलेना द्वीप पर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब? तो 1821 में। कब होती है? 1821 में। 6 साल बाद इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देखिए यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब ये रहा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कि नेपोलियन बोनापार्ट क्या थे? एक महान शासक थे। उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म कब हुआ, ये जान लिए लोग। लेकिन जो वाटरलू का युद्ध हुआ था, ठीक है, उसी युद्ध के बाद एक संधि हुई, जिस संधि को हम लोग वियना की संधि माना जाता है। देखिए ऑस्ट्रिया का एक शहर है जिसका नाम क्या है? वियना। और उसी में बैठकर एक सम्मेलन किया गया, उसी को वियना सम्मेलन या वियना संधि या वियना कांग्रेस का नाम रखिएगा। अब हुआ कब वियना संधि? तो 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में क्या हुआ था? वियना संधि हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? मेटरनिक। कहाँ का था? तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। आज के जैसे तौर पर हम लोग प्रधानमंत्री को देखते हैं, उसी तरह वहां पर क्या था? चांसलर। अब आइए देखते हैं वियना कांग्रेस का लक्ष्य क्या था। वियना कांग्रेस का लक्ष्य क्या था कि देखिए नेपोलियन जो भी सुधार किया था, जो भी परिवर्तन किया था, उस सब को दबा देना। इसका एक ही मकसद था वियना का। वियना का क्या मकसद था कि नेपोलियन जो भी सुधार किया है, जो भी व्यवस्था, जैसे शिक्षा का सुधार किया है, समाज का सुधार किया है, समानता स्थापित किया है, उस सब को तोड़ दीजिए, उस सब को खत्म कर दीजिए। जैसे नेपोलियन क्या किया था? इटली को एकीकृत किया था। मतलब उसको कितने 300 छोटे छोटे से बदल कर 3 में किया था। फिर उसको क्या किया जाए? उसको और विभाजित कर दिया जाए। जैसे जर्मनी को जोड़ा गया था, उसको और विभाजित कर दिया जाए। फ्रांस को जोड़ा गया था, उसको और विभाजित कर दिया जाए। यही इसका क्या था? लक्ष्य था। देखिए इसका लक्ष्य क्या था कि 1789 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक जो भी घटना क्या हुआ था, घटा था, उसको दोहराया ना जाए। 1789 ईस्वी में क्या हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति, लुईस 16वां का क्या हुआ था? अंत हुआ था। लोग क्या किए थे? क्रांति लाए थे। अब वियना कांग्रेस का लक्ष्य था कि फिर से क्रांति ना लाए, हम लोग क्या करें? शासन तो करे लेकिन जनता का विकास ना करे, और उसके बदले जनता उसका विरोध भी ना करे। ऐसे कानून का क्या किया जाए? स्थापना किया जाए। यही वियना कांग्रेस का लक्ष्य था। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए वियना सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया था और इसका क्या उपलब्धियां थी, तो वही है नेपोलियन द्वारा यूरोप में राजनीतिक में लाए गए बदलाव यानी परिवर्तन को क्या किया जाए? समाप्त करना था। फिर इसका क्या किया जाए? इसका उपलब्धियां क्या थी? नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्रों को वापस कर दिया गया। फिर क्या किया गया? इटली को 300 छोटे छोटे राज्यों में खंडित कर दिया गया।
यही सब है। अब समझ में आया ना कि नेपोलियन क्या किया था, सुधार किया था, और वियना कांग्रेस क्या किया था उसका, फिर उसका क्या कर दिया, परिवर्तित कर कर उसका विरोध कर कर उसको समाप्त किया। चलिए यहाँ पर देखिए, इसकी अध्यक्षता कौन की थी, मेटरनिक। अब मेटरनिक कौन है इसको जाना जाए। देखिए हाँ, ये मेटरनिक है, और ये मेटरनिक क्या है, चुट्टा है। बहुत मतलब क्या था, प्रतिक्रियावादी राजा था, शासक था। ये बचपन से, शुरू से ही नेपोलियन बोनापार्ट के विचार का क्या था, विरोधी था। ये अपने आप को नेपोलियन का शत्रु मानता था शुरू से ही। अब क्या हुआ था कि देखिए, मेटरनिक जो था ना, मेटरनिक, इसका एक ही उद्देश्य था कि आप किसी भी देश में किसी भी जगह पर आप शासन कीजिए, लेकिन वहां की जनता का विकास मत कीजिए। देखिए कितना चोट्टागिरी वाला बात बतिया रहा है ये। क्या कर रहा है कि आप शासन तो कीजिए लेकिन उसका वहां विकास मत कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, मेटर्निक क्या था, ऑस्ट्रेलिया का एक चांसलर था, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका कहना था किसी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। ये किसका कहना था, मेटर्निक का। अब मेटर्निक से पता चलिए जाता है कि कैसा राजा है। प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है कि देखिए, कोई भी माने जनता आया आप पर, आपको, आप मान लीजिए कि एक राजा है, और कोई जनता आया आपसे क्या करने, कि आप शिक्षा में सुधार कीजिए। अब जैसे ही कहा कि शिक्षा में सुधार कीजिए, आप उसको धैल लात मार कर निकाल दिए। तो यही क्या कहलाता है, प्रतिक्रियावादी। वो अब शिक्षा का सुधार करने के लिए आपके पास आया, और आप उसको तुरंत उस पर प्रतिक्रिया जताकर उसको रोक दिए। यही क्या होता है, प्रतिक्रियावादी होता है। फिर मेटर्निक काल से आप क्या समझते हैं, तो देखिए मेटर्निक काल का मतलब ये है कि मेटर्निक का कब आधिपत्य आया। यहाँ पर कौन, किसका अंत हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट का। अब नेपोलियन का अंत मतलब क्या जी, 1815 ईस्वी में इसका शासन काल का अंत हुआ था। और फिर हुआ क्या कि जब इसका शासन काल का अंत हो गया तो फिर फ्रांस की गद्दी क्या हो गई, खाली हो गई। तब फ्रांस की गद्दी का भागडोर किसको दिया जाए, तो मेटर्निक उसमें कारीगर आदमी था, तो मेटर्निक को रखा गया। लेकिन मेटर्निक तेज था, सोचा कि देखिए फ्रांस की जनता पर हम डायरेक्ट रूप से शासन करने आएंगे तो फ्रांस की जनता हमारा विरोध कर कर और फिर क्रांति ला देगी। आज जो वियना कांग्रेस का लक्ष्य नहीं था कि क्रांति को फिर से लाया जाए। अब हुआ क्या कि मेटरनिक क्या किसको बनाया, तो लुई 18वां को, लुई 18वां को क्या बना दिया, शासक बना दिया। देखिए 16वां का उन्हें अंत किया गया था, अब लुई 18वां का यहाँ पर शासक बना दिया गया। और शासक नाम भर का था, काम किसका था, मेटरनिक का। शासन करवा कौन रहा था, मेटरनिक। अब फ्रांस की गद्दी किसके हाथ में चली गई, तो लुई 18वां के, लेकिन उसको चला कौन रहा था, मेटरनिक। अब मेटरनिक के बारे में जान लिए लोग कि मेटरनिक कौन है। अब इसका शासनकाल कब, तो देखिए 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक फ्रांस में किसका हुक्म चलेगा, तो मेटरनिक का। किसका हुक्म चलेगा जी, मेटरनिक का। इसीलिए इस काल को मेटरनिक काल कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जुलाई 1830 की क्रांति। अब जुलाई 1830 की क्रांति क्या है, कैसे है, क्यों है, कब आया, किस लिए आया, ये सब हम लोग जानेंगे। देखिए हुआ क्या, हुआ क्या कि जब लुई 18वां क्या बना जी, शासक बना। जब लुई 18वां शासक बना, कब बना, तो 1815 ईस्वी में। अब लुइस 18वां शासक बन गया, लेकिन इससे काम कौन करवा रहा था, मेटरनिक। अब लुइस 18वां सोच भी रहा था कि जनता की भलाई करे, तो मेटरनिक अपना नारा सुनाता था कि आप जनता की भलाई ना करे, ना तो आपको हटाकर हम किसी और को शासक बना देंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके समय भी क्या किया गया, निरंकुशवाद शासन की स्थापना की गई। फिर इसकी मृत्यु ठीक 9 साल बाद हो जाती है। कब, 9 साल बाद, यानी
1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई? लुईस 18वां की। अब इसके बाद चार्ल्स दसम, इसके बाद कौन आएंगे? चार्ल्स दसम आएंगे। चार्ल्स दसम को क्या बनाया जाता है? चांसलर बनाया जाता है। इसके बाद शासक कौन बनेंगे? चार्ल्स दसम। कौन बनेंगे? चार्ल्स, एक्स कहिए या दसम कहिए, ठीक है। अब चार्ल्स दसम आया। चार्ल्स दसम एकरो से निरंकुशवाद राजा था। एकरो से क्या था? छोटा आदमी था। किससे? लुई 18वां से। अब उसके बाद हुआ क्या कि चार्ल्स दसम आया ना, तो वो भी जनता का विकास नहीं कर रहा था। अब जनता के मन में आ रहा था कि भाई रे, कि नेपोलियन बोनापार्ट है, इतना अच्छा शासन किया, उसको मार कर ये लोग हटा दिया। फिर उसके बाद लुई 18वां आया तो हम लोग का शोषण किया। लुई 18वां मर गया तो फिर चार्ल्स दसम आ गया। ये क्या हो रहा है? कुछ बुझाइए नहीं रहा है, जो आ रहा है हम लोग का शोषण करते जा रहा है। अब इसमें क्या किया लोग कि एक अलग विचारधारा प्रबल होने लगी कि अब इस सब को के सत्ता को भी अंत किया जाए, और वह क्रांति को रूप में देखेंगे लोग। कौन? 1830 की क्रांति में। अब इसमें क्या हुआ? गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध क्यों शुरू हुआ? जब लुई 18वां शासक बना था तो क्या किया था? ये सामंती व्यवस्था को लागू कर दिया था। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के मतलब क्या किया था? समानता का अधिकार में उन लोग को उच्च कर दिया था। फिर गरीब लोग क्या हो गए थे? निम्न हो गए थे। अब इस समय में पादरी लोग और कुलीन लोग अपने आप को सर्वोच्च समझता था। जो मताधिकार का एथी था वो कुलीन लोग के हाथ में चला गया। फिर उसके बाद कौन आया? चार्ल्स दसम। अब चार्ल्स दसम था तो ये तो और एथी करने लगा। चार्ल्स दसम कहा कि नहीं, अब वोट देने का अधिकार आप लोग को नहीं होगा, गरीब लोग को नहीं होगा। किसको होगा? समंती लोग को होगा। और समंती लोग क्या है? तो राजा का एथी होते हैं, कुछ कहा जाता है राजा का दलाल टाइप का। अब चार्ल्स दसम ने एक और क्रिया की, यानी एक और काम किया, और जिस काम की वह काम से जनता और क्रोधित हो गई। अब क्या किया? पोलिंके को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। जैसे ही उसको प्रधानमंत्री बनाया, उसके बाद जनता में और आक्रोश छा गया। अब उस आक्रोश को क्या किया लोग? जनता लोग बाहर लाया लोग। और जब जनता लोग 1830 में, जुलाई, कब? जुलाई 1830 में एक आंदोलन किया। वही आंदोलन क्या कहलाता है? जुलाई 1830 की क्रांति, ठीक है। और ये जो क्रांति माना जाता है, ये क्रांति ज्यादा दिन तक नहीं चला था, ठीक है। 3 दिन में ही क्या हुआ था? पूरे सत्ता को उखाड़ दिया था लोग। कौन? जनता लोग। फिर उसके बाद क्या होता है? प्रधानमंत्री बना, और उसके बाद इसको क्या किया लोग? मार पीट कर जनता क्या की? चार्ल्स दसम को, पुलिंगे को भगला दिया लोग। और ये भाग कर कहाँ चले गया लोग? इंग्लैंड चला गया लोग। देखिए, यही होता है जब शासन व्यवस्था सही नहीं होती है ना, तो लोग तरह तरह से आंदोलन करना शुरू करते हैं। कभी इधर से आंदोलन होगा, कभी उधर से आंदोलन होगा। और हम लोग को चैप्टर को समाप्त आज ही करना है, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। और आप लोग अगले सेशन से इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हालांकि सभी चीज यहाँ पर इस बैच में कराई जाएगी जो 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछ देगा 1830 की क्रांति का क्या कारण था? तो फ्रांस 1830 में एक गृह युद्ध शुरू हुआ था फ्रांस में। यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर क्या होगा? फ्रांस में 1830 ईस्वी में एक गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध क्यों? क्योंकि अपने ही राजा के प्रति आक्रोश थी। उसके बाद क्या हुआ? मेटरनिक का कथन था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है? तो कौन होंगे? मेटरनिक। इस क्रांति में चार्ल्स दसम एक स्वेच्छेधारी क्या जी निरंकुशवादी राजा था, जिसने फ्रांस में पनप रही राष्ट्रीयता को भावना को दबाने का प्रयास किया। और यही प्रयास किया और किसको प्रधानमंत्री बनाया था?
पुलिंगे। उसके बाद क्या हुआ था, जनता उसका विरोध करने सड़क पर उतर गई, और सड़क पर उतर कर क्या किया, उनके पूरे गद्दी उद्दी को सबको जला दिया। और यही क्रांति क्या कहलाती है, 1830 की क्रांति कहलाती है। इसके प्रभाव को देखा जाए तो वियना कांग्रेस के लक्ष्य को असफल कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ था, पूरे यूरोप में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों के विकास में देशभक्ति की भावना को बढ़ाया। जर्मनी, इटली, हंगरी, पोलैंड, यूनान की व्यवस्था को दिखाते हुए विकास का आंदोलन किया गया। फिर उसके बाद हम लोग का एक और क्रांति आता है फ्रांस में, 1848। 1848 की क्या आती है, क्रांति आती है। अब 1848 की क्रांति के लिए हम लोग 1830 की क्रांति को देखें। 1830 की क्रांति क्यों हुआ था, तो इसके पीछे लुई 18वां का हाथ था, चार्ल्स 10 का हाथ था, और प्रधानमंत्री कौन था, पुलिंगे, इसका हाथ था। ठीक है, अब इस सब का क्या किया गया, शासन काल को समाप्त कर दिया गया। तो अब देखिए, एक उसी में लुई फिलिप्स, कौन, लुई फिलिप्स। अब लुई फिलिप्स क्या किया कि पूरे जनता को यह आश्वासन दिया, ये सांत्वना दी कि हम आपको क्या करेंगे, विकास देंगे, आप हमें राजा बनाइए, हम सभी जगह समानता स्थापित करेंगे। कौन कहा, लुई फिलिप्स। तब राजा कौन बनता है इसके बाद, लुई फिलिप। ठीक है, अब ये जब राजा बन गया तो देखिए, ये भी राजा बनने के बाद थोड़ा छोटा छोटा अच्छा अच्छा काम किया। उसके बाद मेटरनिक इस पर भी हावी हो गया, और जब मेटरनिक हावी हुआ तो मेटरनिक था छोटा आदमी, इसको भी छोटा बना दिया। और ये भी क्या किया, जनता को खुश नहीं कर पाया, और ये भी क्या करने लगा, शोषण करने लगा। और इसके समय में समाज दो भागों में बट गया। एक फैक्ट्री फैक्ट्री के जो मालिक थे वो, और एक जो क्या थे, धनिक लोग यानी जो मालिक थे वो। अब ये दोनों के बीच क्या होने लगा, असमंजस स्थापित होने लगा, और दोनों मिलकर मजदूरों का शोषण करने लगा, गरीबों का शोषण करने लगा। और जब गरीबों का शोषण करने लगा लोग, तो फिर से क्या हुआ कि जनता में आक्रोश छाई, और फिर क्या किया, जनता विरोध करना शुरू किया। इसको भली भांति भांप गया लोग, दार्शनिक लोग। और दार्शनिक लोग किसके पास गया, लुई फिलिप्स के पास। और लुई फिलिप्स के पास जब दार्शनिक लोग गए कि देखिए राजा साहब, फिर से संकेत आ रहा है कि फिर क्रांति होगा और फिर आंदोलन होगा, तो फ्रांस की अर्थव्यवस्था एकदम खराब हो जाएगी। और जब फ्रांस की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी तो फिर विकास करना, फ्रांस को आगे बढ़ाना, विकसित बनाना, ये सब खत्म हो जाएगा, आपका भी शासनकाल खत्म हो जाएगा। आप इस पर रोक लगाइए, जनता को खुश कीजिए। तो लुई फिलिप्स उस दार्शनिक लोग को लात मार कर निकाल दिया कि तुम अब हमको समझाएगा कि शासन को इसे करना है। और दार्शनिक लोग इसको बचाना चाह रहा था, ये दार्शनिक के लोग को मार दिया। और फिर क्या हुआ, जैसे ही दार्शनिक लोग गए यहाँ से, तो फिर से जनता का विद्रोह और शुरू होने लगा। और जब इसका विद्रोह शुरू होने लगा तो लुई फिलिप्स को लगा कि भाई अब कुछ करना चाहिए, ना तो जनता लोग मेरे शासनकाल को समाप्त कर देगा। अब लुई फिलिप्स क्या किया, गिज्जो गिज्जो को क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। और जब गिज्जो को प्रधानमंत्री बनाया, और ये गिज्जो सोचा लुई फिलिप कि देखिए गिज्जो है ना, ये जनता को शांत कर देगा और जनता में खुशहाली छा दे जाएगी, और फिर से मेरा शासनकाल बच जाएगा। लेकिन गिज्जो था, ये बहुत ससुरा खुरपात आदमी था। गिज्जो क्या था, गिज्जो को लगता था कि गरीबों का विकास नहीं होना चाहिए, और एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक बना। कौन, गिज्जो प्रधानमंत्री बना था। अब गिज्जो क्या किया, जनता लोग को और गीज कर रख दिया, और फिर जनता खिसिया गई। और खिसियाने के बाद गिज्जो को ऐसा गीजी कि 3 दिन के अंदर में सबको भागाना पड़ा। गिज्जो को कौन, देखिए पहले गिज्जो किसको गीजा, जनता लोग को। और जनता लोग जब गीजना शुरू किया गिज्जो को, तो लुई फिलिप्स आ गिज्जो भाग गया लोग इंग्लैंड। कहाँ भाग गया लोग, इंग्लैंड। और जिस समय
ये इंग्लैंड भागा लोग। जिस समय जनता लोग गिज्जो को, लुई फिलिप्स को, शासन व्यवस्था को क्या किया लोग, तोड़ा लोग, आंदोलन किया लोग, आक्रमण किया लोग, वही क्या कहलाता है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। और यही लिख दिया गया है। तो यही थे दार्शनिक में कौन आएंगे, सुधारवादी नेता थेथोर्स, एंकरो से थेथोर ही था, लुई फिलिप्स। चलिए ये जान लिए लोग कि 1848 की क्रांति क्या है। अब इसके बीच हम लोग देखेंगे थोड़ा दूसरे देशों में, यूरोप के दूसरे देशों में, जैसे यूनान। अब यूनान क्या है, यूनान की स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे लोग। ये भी टॉपिक दिया गया है एनसीईआरटी में, बुक में। अब यूनान यूनान की स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग से पूछ देगा, तो ये आप आंसर देख लीजिएगा। लेकिन इसको हम बताते हैं कि कैसे हुआ था। देखिए यूनान, देखिए यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। यूनान एक समृद्ध देश था। यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था, यहाँ पर तकनीक की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यहाँ से ही माना जाता है कि सभ्यता, यहीं से सब कोई सीख कर दूसरे देशों में काम किया था। लेकिन इसी यूनान पर अलग से एक कौन था, तुर्क, यानी तुर्की को, ये इसको तुर्की यूनान पर क्या किया था, कब्जा किया था। यूनान पर क्या किया था, कब्जा किया था। कौन, तुर्की। और बहुत दिनों तक इसको उपनिवेश बनाया था यूनान को। अब तुर्की की शक्ति दिन पर दिन कमजोर होते गई। तुर्की की शक्ति गिरते गई, गिरते गई और गिरते गई, गिरते गई। एक ये मरीज टाइप का हो गया, बीमार टाइप का हो गया। इसके पास कोई शक्ति नहीं बची थी। लेकिन फिर भी ये यूनान को छोड़ना नहीं चाह रहा था। यूनान को क्या किया था, कब्जा किया था। और ये जब कमजोर हो गया तो इसको यूरोप का मरीज, यूरोप का क्या कहा जाने लगा, मरीज कहा जाने लगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो आप आंसर किसको दीजिएगा, तुर्की को दीजिएगा। अब देखिए तुर्की मरीज हो गया था, लेकिन फिर भी यूनान को छोड़ना नहीं चाहता था। अब हुआ क्या कि यूनान के लोग जब देखा कि क्या हुआ, तुर्क मरीज हो गया यानी कमजोर हो गया, तो यूनान के शासक को क्या किया लोग, वहाँ के मतलब दार्शनिक लोग समझाया कि राजा आप क्या कीजिए, यूनान को स्वतंत्र कीजिए। यही समय है जब तुर्क कमजोर है, तो उस पर आप आक्रमण कर दीजिए। और जैसे ही यूनान के शासक ने तुर्क से अपना यूनान को स्वतंत्र कराना चाहा, तैसे ही पता चल गया किसको, रूस को। और जब रूस को पता चल रहा है, तो रूस कह रहा है ऑस्ट्रेलिया से कि तू तू यहाँ पर है, तुम्हारा दोस्त जो तुर्की है उसको यूनान वाला क्या करना चाह रहा है, मारना चाह रहा है, उसको वहां से हटाना चाह रहा है, जाकर मदद करो। तब क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया किसकी मदद की, तुर्क की। और यूनान, तो फिर भी क्या हुआ, ये स्वतंत्र नहीं हो पाए। फिर कुछ दिन बाद इन लोग में युद्ध होना शुरू हो गया। अब ये लोग चाह रहा था हम स्वतंत्र हो, तुर्क चाह रहा था कि हम स्वतंत्र ना करें। अब यही झगड़ा चल रहा था। उसी बीच एक इंग्लैंड के कवि थे। इंग्लैंड के कौन थे, कवि, लॉर्ड वायरन। अब लॉर्ड वायरन को तुर्क ने मार दिया। क्यों, क्योंकि देखिए लॉर्ड वायरन अपनी कविताओं से राष्ट्रीयता की भावना को खूब विकसित करते थे। और उनकी कविताएं सुनकर यूनान के लोगों के अंदर भी साफ क्या होता था, खून खौल जाता था कि अब तुर्क को मार कर हटा देंगे। और यही देखा तुर्क की, इनका ना ही कवि रहेंगे ना इनकी कविताएं रहेगी, इनको मारिए हटाइए। क्या वायरन क्या हो गए जी, शहीद हो गए। वायरन क्या हो गए, शहीद हो गए। और जब वायरन शहीद हुआ तो पूरे यूरोप में क्या होने एक लहर छा गया क्रांति का, कि भाई तुर्क तू गलत किया है, कि तुमको वायरन को नहीं मारना चाहिए था। अब इसका जो साथ रूस देता था, तुर्क का साथ जो रूस देता था, वो भी इसका विरोधी बन गया। किसका, तुर्क का।
और ये क्या किया लोग, रूस और भी देश मिलकर यूनान को स्वतंत्र कराना शुरू कर दिया लोग। देखिए 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें रूस, फ्रांस, इंग्लैंड एक साथ होकर तुर्की का क्या करने लगे, विरोध करने लगे। और 1829 में एड्रियानुपुल की संधि हुई और यूनान और तुर्क के बीच ये संधि हुआ था। और इस संधि से यूनान क्या हो गया, यूनान को आजाद करने की बात की गई थी और तुर्क इसमें इस संधि में हारा था। और अंततः 1832 ईस्वी में कुस्तितुनिया की संधि हुई और उसके तहत यूनान क्या हुआ, आजाद हो गया। पूछ देगा कि यूनान किस संधि के वजह से आजाद हुआ था या स्वतंत्र हुआ था, तो कुस्तितुनिया की संधि कब हुई थी, 1832 ईस्वी में। ये रहा यूनान का। और फिर वहां के लोग अपना से विकास करना शुरू कर दिए। अब देखिए हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग का टॉपिक क्या आता है, इटली और जर्मनी का एकीकरण। और यहीं से हम लोग का चैप्टर क्या होगा, समाप्त होगा। आइए हम लोग देख ले कि इटली और जर्मनी का एकीकरण क्या होता है। देखिए यहीं पर है फ्रांस, यहीं पर कौन है, फ्रांस। कितने राज्यों में बटा था, 33। कितने में, 33 में। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, और ये क्या था, जर्मनी, ये 39 और ये 3। जब नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हुआ था, शासनकाल समाप्त हुआ था, तब फ्रांस को फिर 33 भागों में बांट दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी को 39 में और इसको बांट दिया गया था 13 भागों में, इटली को। अरे यही हम लोग का टॉपिक है कि अब इटली का एकीकरण फिर से इसको कैसे एथी किया जाए और जर्मनी का एकीकरण कैसे किया जाए। 300 छोटे छोटे देशों में बटा था, 300 छोटे छोटे देशों में, और उसको किस में बदलना था, 13 देशों में। इसको 39 में, इसको 33 में, इस सबको जोड़कर फिर एक करना था। अब इसके क्रम में, इस काल में जो जो घटनाएं होंगी उसी में हम लोग जानेंगे कि इटली और जर्मनी का एकीकरण। तो देखिए इटली और जर्मनी के एकीकरण में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को। तो सबसे पहले देखेंगे इटली के एकीकरण में कौन कौन व्यक्ति थे, उनका क्या क्या योगदान था। आइए देखें इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान क्या था। तो मेजनी कौन था, इसको पहले जाना जाए। तो मेजनी को इटली का एकीकरण का मसीहा माना जाता है, मसीहा माना जाता है। ठीक है। अब देखिए मेजनी का कब जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था, तो 22 जून को, कब, 1805 ईस्वी में। 22 जून को 1805 ईस्वी में एक छोटे से नन्हे से मुन्ने से प्यारे बच्चे का जन्म हुआ। और वही बच्चा बड़ा होते गया और बड़ा होने के क्रम में वो बहुत ऐसे कार्य किए जो कार्य उसको एक मसीहा के रूप में लाकर खड़ा कर देता है, और जिसको हम आज जानते हैं इटली के मसीहा के नाम से, मेजनी को। ठीक है। इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 10 मार्च 1872 ईस्वी में। ये कौन थे, इतावली राजनीतिज्ञ थे और पेशे से क्या थे, ये पत्रकार थे। और जब ये पत्रकार थे तो इनका काम दूसरे दूसरे क्षेत्रों में जाकर समाचार यानी जो था उसको एकत्रित कर कर लाकर समाचार पत्रों में छापना था। इसी क्रम में ये जब 1827 इसमें टॉक्सिन की यात्रा किए तब वहां इनका मुलाकात कार्बोनेरी सदस्यों से हुआ और ये क्या किए, कार्बोनेरी सदस्यों में शामिल हो गए। कार्बोनरी सदस्य क्या हो गए, शामिल हो गए। यानी ये कब बने थे, तो 1827 ईस्वी में कार्बोनरी का सदस्य बना कौन, मेजनी। ठीक है। उसी वर्ष 31 अक्टूबर को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए ये शुरू से चाहते थे कि सबका विकास हो, सब कोई साथ में रहे। ये मेजनी हुए। ठीक है। मेजनी का जन्म कब, 22 जून 1805 में। मृत्यु कब, तो 10 मार्च 1872 में।
ये कार्बोनरी का सदस्य कब बने थे? तो 1827 ईस्वी में। अब जैसे ही जिस साल कार्बोनरी का सदस्य बने, जैसे मान लीजिए बजरंग दल चलता है, अब उसमें कोई सदस्य बना, मार हुआ तो उसको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार किया गया। देखिए इनका किस्मत कैसा था, जैसे ही सदस्य बने तैसे ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार कर कर कहाँ भेज दिया गया? तो सोनोवा या सेनानी जेल में भेज दिया गया था। ठीक है। फिर जब वहां से जेल से निकले, तो जेल से निकलने के बाद 1830 में नागरिक आंदोलन चलाया, और 1831 में यंग इटली का स्थापना किया, और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना किया था। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग कहानी जानेंगे। देखिए ये कौन है? मेजनी। मेजनी का जन्म हुआ, ये ये भी क्या थे? सोचते थे कि इटली को हम लोग एकीकृत किया जाए, इटली को एक राज्य के रूप में, राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाए, जिसके लिए ये कार्बोनेरी सदस्य में भी शामिल हुए, संगठन में शामिल हुए। अब उसके बाद तब भी क्या हुआ? इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सोचे कि देखिए इस सदस्य से कुछ नहीं होने वाला, इस संगठन से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस संगठन में कोई मतलब क्या है, कोई उत्साह नहीं है, कि कोई मनोभाव नहीं है कि हम लोग क्या करें कि इटली का एकीकरण करें। काम तो करता था लोग, लेकिन उतना बढ़िया से नहीं करता था। तो इन्होंने सोचा कि अपना से एक नागरिक आंदोलन चलाया जाए, और नागरिक आंदोलन भी चलाए, लेकिन उससे भी कोई लाभ नहीं मिला। इनको नहीं लगा कि इटली के एकीकरण किया जा सकता है नागरिक आंदोलन से। उसके बाद इन्होंने सोचा कि ये सब छोड़िए, जब किसी देश को एकत्रित करना है, अखंडता कायम करना है, तो वहाँ की युवाओं के अंदर, उनके अंदर जुनून पैदा करना चाहिए, और उनसे क्या करना चाहिए? इटली का एकीकरण करवाना चाहिए। और जिसके लिए इन्होंने क्या किया था? यंग इटली का स्थापना किया था। और देखते देखते 2 साल के अंदर में ही यंग इटली के 60,000 सदस्य बन गए थे। कितने सदस्य? 60,000 सदस्य। फिर उसके बाद इसका फायदा देखिए क्या हुआ, कि देखा देखी पूरा यूरोप में युवाओं लोग इनके सदस्य में शामिल होना चाह रहे थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि यंग यूरोप का स्थापना कर दिया था 1834 ईस्वी में। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे काउंट काबूर का। काउंट काबूर क्या थे? तो इनका जन्म कब हुआ था? 10 अगस्त को 1810 ईस्वी में। मृत्यु 6 जून, यहाँ पर 16 हो गया, 61 होगा यहाँ पर। उसके बाद ये क्या थे? एक सफल कूटनीतिज्ञ थे, राष्ट्रीयवादी थे, अर्थशास्त्री थे, और महान व्यक्ति थे। फिर इन्होंने क्या किया था? 1850 ईस्वी में वो क्या बन गए थे? मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे, यानी वित्त मंत्री बने थे। फिर 1852 ईस्वी में वो प्रधानमंत्री बन गए। किसके कृपा से? तो विक्टर विक्टर इमैनुअल के कृपा से बने थे। उसके बाद एक क्या आएंगे? गार्डीवादी या गैरीवाल्डी आएंगे। उनका जन्म कब हुआ था? तो 10 जुलाई 1807 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? तो 2 जून 1882 ईस्वी में। ये पेशे से नाभिक थे, लाल कुर्ती, यानी लाल कुर्ती दल का क्या किया था? स्थापना किया था। और इस स्थापना से सिसिली और नेपल्स की, ये क्या था? ऑस्ट्रेलिया का 2 शहर था, इसको जीत लिया था। और इसके जीवन के बारे में लाला लाजपत राय ने लिखा है, जो कहाँ के थे? इंडियन के थे। अब ये सब कौन थे? इसको हल्का फुल्का जान लिए लोग। अब आइए हम लोग देखें इटली का एकीकरण को। देखिए इटली का एकीकरण, चलो हम लोग देखेंगे इटली का एकीकरण। देखिए इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा था। अब इटली के जो व्यक्ति थे, जो महान व्यक्ति थे, उनके मन में विचार आया कि इटली को एक गणराज्य में स्थापित करना चाहिए, इनको एकत्रित करना चाहिए। लेकिन
ये जब भी एक दूसरे को जोड़ना चाहते थे तो बीच में कौन था? ऑस्ट्रेलिया। और ये खुरपात करता था, मेटर्निंग। ये होने नहीं देता था इटली का एकीकरण। अब होने नहीं देता था, इसके कारण मेजनी आए और मेजनी आकर इटली को जोड़ने का प्रयास किया। साथ ही साथ उस समय कौन आ गए उनके साथ देने? काउंट काबूर। कौन आ गए? काउंट काबूर। और उनको सफल कूटनीतिज्ञ माना जाता है। और उन्होंने क्या किया? क्रीमिया के युद्ध में, जो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, क्रीमिया के युद्ध में इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बता दिया था। इटली की समस्या को क्या बता दिया था? पूरे यूरोप की समस्या बता दिया था। इसीलिए इसीलिए कहा जाता है कि काउंट काबूर थे बहुत सफल कूटनीतिज्ञ थे, जो इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन सब मिलकर क्या किए? एक एक इटली का एकीकरण कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ था? जैसे मेजनी क्या किए थे? यंग इटली का स्थापना कर 60,000 लोगों से क्या किया था? इटली के एकीकरण में घर घर पे प्रचार करवाना शुरू किया कि आप एक होइए, आप अपनी पहचान बताइए और अपना राष्ट्र की मांग कीजिए, आपका भी एक झंडा होना चाहिए, ये सब कह रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि काउंट काबूर, उन्होंने जब क्रीमिया का युद्ध हो रहा था तो अपना 15,000 सैनिक किसके साथ भेज दिया था? फ्रांस के तरफ से। और क्या हुआ था? ऑस्ट्रेलिया हार गया था। फिर उसी समय कौन आए थे? गैल्डीबर्ग। उन्होंने क्या किया था कि लाल कुर्ती का गठन किया और 10,000 सैनिकों से ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर दिया था। 10,000 सैनिकों से हमला कर दिया था और जिससे क्या हुआ था कि वहां के 2 शहरों को अपने में मिला लिया था। आइए इसको क्वेश्चन पर देखते हैं। चले, इटली और जर्मनी का एकीकरण। इटली और जर्मनी का एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी? तो ऑस्ट्रेलिया की भूमिका ये थी कि यही सबसे बड़ा इसका विरोधी था, यही होने नहीं देता था। फिर इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का योगदान क्या रहा था? तो इटली को और जर्मनी को छोटे छोटे राज्यों से, टूटे राज्यों से क्या किया था? एक कम राज्यों में स्थापित किया था। जैसे जर्मनी को 39 में, फ्रांस को 33 में, इटली को 3 में। फिर उसके बाद मेजनी कौन था? तो इसका जन्म क्या हुआ था? 1805 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। मेजनी को इटली का एकीकरण का मसीहा माना जाता है। यह एक कर्मठ कार्यकर्ता, लेखक तथा दार्शनिक थे। उन्होंने 1830 में नागरिक आंदोलन चलाया जिसका समर्थन तमाम जनता की। 1831 में यंग इटली की स्थापना की और उसके बाद किसका स्थापना किया था? 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किया था। यही मेजनी थे। काउंट काबूर कौन थे? तो यह एक सफल कूटनीतिज्ञ थे, राष्ट्रीयता व्यक्ति थे, मतलब राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, निरंकुशवाद का पक्का विरोधी थे। यह जानता तथा इटली के एकीकरण जानता तथा इटली के एकीकरण जानता तथा इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया को मानते थे। और ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए इसने फ्रांस से दोस्ती की। और जबकि फ्रांस पहले से ऑस्ट्रेलिया का पक्का मित्र था, उसके बाद ये क्या हुआ था कि ये इटली और जर्मनी के क्षेत्रों में विकास करना चाहते थे। लेकिन इस प्रकार इटली की समस्या को इन्होंने, मतलब किस प्रकार, तो 15,000 सैनिक भेजा और युद्ध में क्या किया था? ऑस्ट्रेलिया को हराया था और पूरे यूरोप को बता दिया था कि देखिए ऑस्ट्रेलिया है ना, ये हम लोग को एकीकृत नहीं होने दे रहा है, यही सबसे बड़ा क्या है? समस्या है। और इटली की समस्या को क्या किया था? पूरे यूरोप की समस्या बता दिया था। उसके बाद कौन है? गैल्डीबर्ग। ये कौन है? तो ये क्या थे? पेशे से एक नाभिक थे। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था कि वहां के शासक विक्टर एमुलन को, आप मतलब जो लाल कुर्ती थे, लाल कुर्ती दल से क्या किया था? जो भी शहर जीता था उनको वापस दे दिया। किसको? विक्टर एमुलन को। कि कहा कि आप वहां का शासन भागदौड़ संभालिए और हम चले किसान बनकर। और यहाँ से क्या होता है? किसान बनकर चले जाते हैं।
और जब ये किसान बनकर चले जाते हैं अपना जीवन व्यापन करने के लिए, ठीक है, इनके अंदर देखिए कितने अच्छे व्यक्ति थे कि इनके अंदर कोई शासन करने की भावना नहीं थी। ये जीता, ये सोचता था कि देखिए इटली का एकीकरण करना है तो चटपट कीजिए, निपटाइए, मारिए, काटिए, जो भी बाधा है उसको समाप्त कीजिए और इटली का एकीकरण कीजिए और उसके बाद राजा अपना राज्य संभाले और हम चले किसान बनकर। तो इन्होंने लाल कुर्ती का गठन किया था और 10,000 सैनिकों से लेकर, सदस्यों से लेकर और ऑस्ट्रेलिया के 2 शहरों को जीत लिया और उसके बाद वो दोनों शहर को राजा विक्टर को सौंप दिया और कहा कि अब आप शासन कीजिए और हम चल रहे हैं अपने गांव में जीवन व्यापन करने किसान के रूप में। और ये पेशे से नाभिक थे। देखिए कितना तेजी से इन्होंने आए और इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, इसीलिए इनको तलवार कहा जाता है, इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या थे, इटली के 3 विभूतियों कौन थे, तो मेजनी को आत्मा, काबूर के लिए बुद्धि और गैल्डिबाडी के लिए तलवार, और अपवाद में विक्टर को पूरा शरीर माना जाता है। उसके बाद क्या थे, बिस्मार्क कौन थे। बिस्मार्क जैसे हम लोग देखे इटली का एकीकरण, वैसे ही हम लोग जानेंगे जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी के एकीकरण में एक ही व्यक्ति काफी है, कौन, बिस्मार्क। जर्मनी का राजा कौन था, तो विलियम प्रथम। हम लोग देखे पहले यहां पर, देखिए ये रहा जर्मनी, ये कौन है, जर्मनी। और ये जर्मनी है, ये 300 छोटे छोटे एथी में बटी थी। फिर नेपोलियन इसको 39 में बटा था और फिर इसको तोड़ दिया लोग। अब हुआ क्या कि यहाँ पर एक प्रसा है, प्रसा नाम का एक शहर है, राज्य था, वहां पे क्या था, विक्टर विलियम विलियम प्रथम, विलियम प्रथम क्या थे, शासक थे। और उन्होंने बिस्मार्क को क्या बनाया, चांसलर बनाया। और जब बिस्मार्क को चांसलर बनाया तो बिस्मार्क को ऐसा माना जाता है सबसे खतरनाक आदमी था और इतना बुद्धिमान आदमी था कि क्या किया, जर्मनी के एकीकरण के लिए 3-4 युद्ध लड़े, लेकिन 3-4 युद्ध डायरेक्ट नहीं लड़ा, 3-4 युद्ध में अपना कूटनीति लगाया और इतना साम दान दंड भेद सब लगाकर किया। अब देखिए इटली और जर्मनी के एकीकरण में कौन था, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया क्या थी, बाधा थी। अच्छा, इधर फ्रांस भी था जिस पर ऑस्ट्रिया क्या किया था, दोस्ती उस्ती कर बैठा था। अब जर्मनी को एकीकरण करना था, जैसे ही जर्मनी का एकीकरण होता था ऑस्ट्रिया बीच में आ जाता था। तो बिस्मार्क सोचा कि देखिए जर्मनी का एकीकरण करना है तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया को खत्म करना होगा। ऑस्ट्रिया जब तक खत्म होगा नहीं तब तक इटली का एकीकरण, बोले जर्मनी का एकीकरण होगा नहीं। अब हुआ क्या कि बिस्मार्क सोचा कि ऑस्ट्रेलिया को कैसे हराया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मदद कौन कर रहा है, फ्रांस कर रहा है। तो इसके लिए बहुत विचार किया। अब विचार कर एक बढ़िया सा रास्ता निकाला और कहा कि हमारा एक दूत जाएगा कहाँ, बिस्मार्क। बिस्मार्क कहा कि हमारा एक दूत जाएगा फ्रांस में। कहाँ जाएगा, फ्रांस में। और फ्रांस के राजा कौन थे, नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन तृतीय। अब नेपोलियन तृतीय के पास जाएगा और नेपोलियन तृतीय को यानी नेपोलियन तीसरे को क्या करेगा, समझाएगा कि जब जर्मनी और ऑस्ट्रिया मदद, जब जर्मनी और ऑस्ट्रिया युद्ध करेंगे तो मदद करने नहीं आएगा, कौन, फ्रांस। अब देखिए इसके लिए एकदम चाल चल रहा है, कौन, बिस्मार्क। बिस्मार्क क्या चाल चल रहा है, कह रहा है कि हमारा दूत जाएगा फ्रांस में, और फ्रांस में जाएगा और फ्रांस के राजा को लालच देगा। क्यों, क्योंकि फ्रांस ऑस्ट्रेलिया का दोस्त था और जब जर्मनी ऑस्ट्रेलिया लड़ेगा तो फ्रांस बीच में कूदेगा और फ्रांस बीच में कूदेगा तो जर्मनी हार जाएगा। तो इसके लिए पहले उसके दोस्त को साइड करो। दोस्त को कैसे साइड किया,
तो अपना दूत भेजा। अपना दूत भेजने के बाद क्या किए कि नेपोलियन तृतीय को सिखाएं कि देखिए, आप अगर ऑस्ट्रेलिया की मदद करने जाइएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया तो जर्मनी को जीत लेगा, बाकी आपको तो कुछ देगा नहीं। लेकिन अगर आप मदद करने नहीं जाइएगा तो हम क्या करेंगे, आपको 2 शहर देंगे। तो हुआ क्या कि जब फ्रांस और जर्मनी दोस्त बनना शुरू हुए थे, ऑस्ट्रेलिया को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि ये गुप्त रूप से भेजा था। देखिए, ये रहा बिस्मार्क का दूत, और ये गया नेपोलियन तृतीय के पास, नेपोलियन तृतीय के पास, और इसके कान को भराना शुरू किया और कहा दूत कि राजा साहब देखिए, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया आपस में लड़ने वाले हैं, और जब वो आपस में लड़ेंगे तो आप जाइएगा उनकी मदद करने, तो वो मदद कीजिएगा तो आपको तो कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया की मदद नहीं करिएगा तो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया आपस में हार जीत करेंगे, और उसके बाद आप युद्ध कर कर 2-3 शहर आप भी जीत सकते हैं। तो नेपोलियन तृतीय को लगा कि वाह, क्या राय दिया है दूत, और एकदम दूध को खिला पिला दिया। कहा कि ठीक है ठीक है, हम ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी लड़ेगा तो हम नहीं जाएंगे। अब इधर से बिस्मार्क क्या किया, इधर तो कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी लड़ने वाला है, किससे, फ्रांस से। लेकिन रियल में लड़ने वाला नहीं था, बिस्मार्क का ही चाल था, एक झूठा चाल था। अब बिस्मार्क क्या किया, वो आ गया फ्रांस में। बिस्मार्क कहाँ गया जी, फ्रांस में। और फ्रांस में फिर घबरा बोल यार, कितना मिनट, 1 घंटा 13 मिनट होगा लास्ट टाइम। अब बिस्मार्क आ जाता है ऑस्ट्रेलिया के पास। बिस्मार्क कहाँ जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पास, और ऑस्ट्रेलिया के चांसलर को कहता है कि देखिए, हम लोग डेनमार्क पर हमला कर दिया जाए। किस पर हमला कर दिया जाए, डेनमार्क पर। और डेनमार्क पर हमला कर कर वहां के शहरों को अगर जीत लिया जाएगा तो हमारी शक्ति क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया सोचा कि ये तो दुश्मन था, ये हमारे साथ आने के बाद कह रहा है, तो इससे अच्छा और बात क्या हो सकता है, और चलो डेनमार्क को जीत लिया जाए। अब बिस्मार्क इधर आ गया ऑस्ट्रेलिया के पास, और बिस्मार्क अपना दूत भेज दिया था फ्रांस के पास। अब देखिए, फ्रांस समझ रहा था कि ये दोनों लड़ेगा, और इसलिए ये चुपचाप था। चले, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी मिलकर डेनमार्क को जीत लिया लोग, डेनमार्क का युद्ध लड़ लिया लोग। अब जब डेनमार्क का युद्ध लड़ लिया लोग, तो जर्मनी के पास डेनमार्क की शक्ति आ गई, और जर्मनी के पास अपनी शक्ति थी। ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर दिया जर्मनी। पहले अपने आप दोस्त बनाया, और दोस्त बनाने के बाद जर्मनी क्या किया, कुछ साल बाद, 2-4 साल बाद क्या किया, ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर दिया जर्मनी। और जब ऑस्ट्रेलिया पर हमला किया तो फ्रांस को बुला रहा था ऑस्ट्रेलिया की आओ मदद करो, तो फ्रांस तो अपने फेर में था कि हमको 2 शहर मिलेगा, और फ्रांस गया नहीं मदद करने। इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी क्या हुआ, हार गया। और जब ऑस्ट्रेलिया हार गया तब इसके पास, जर्मनी के पास डेनमार्क की शक्ति, ऑस्ट्रेलिया की शक्ति और जर्मनी का खुद का शक्ति, अब ये 3 शक्ति होगा। तब बिस्मार्क सोचा कि फ्रांस तू बैठा है शहर लेने के लिए, रुको तुमको हम शहर देते हैं, पूरा सेना ले ले, और फ्रांस का युद्ध लड़ लिया। किसका युद्ध लड़ लिया, फ्रांस का, और फ्रांस को भी पराजित किया। और जब फ्रांस को पराजित किया तो इधर से देखिए, डेनमार्क से कुछ क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया से कुछ क्षेत्र, फ्रांस के कुछ क्षेत्र, सबको आपस में मिलाकर जर्मनी का एकीकरण कर दिया। जर्मनी का क्या किया, एकीकरण किया। आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए, बिस्मार्क कौन था, तो एक सफल कूटनीतिज्ञ था। उसके बाद यह राजतंत्र, प्रजातंत्र, निरंकुशवाद का कट्टरवादी था, उदारवादी आदि का समर्थक था। जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या था, के लिए विशाल सेना का गठन किया।
प्रशा का शासक विलियम प्रथम यह जानता था कि जब तक फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह पराजित नहीं किया कर दिया जाता तब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाता, और यह कार्य बिस्मार्क ही कर सकता है। कौन जानते थे? विलियम प्रथम। और यही बिस्मार्क है। कौन है? यही बिस्मार्क। और यही बिस्मार्क था ना, यही लॉक और लॉ की भी नीति अपनाई। लॉक और लॉ की नीति क्या? ये कहता था कि देखिए साम दान दंड भेद सब इस्तेमाल कीजिए, जिससे जो जैसे मानता है उसको वैसे ही मनाइए, और कोई बात से नहीं मानता है तो उसके अंदर तलवार घोंप कर उसका खून निकाल दीजिए, तब वो मानेगा। यानी लॉक और लॉ की नीति कौन अपनाया? बिस्मार्क अपनाया। ये भी आई रहेगा, ठीक है। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान रहा? देखिए जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम योगदान रहा, ठीक है। जब से यह फ्रांस का चांसलर बना तब से इसका मुख्य उद्देश्य था जर्मन संघ को ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटा, जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया की सत्ता को क्या करना जी? मिटा देना। इसके लिए चाहे मुख्य आंतरिक या बाहरी रूप से क्या करना पड़े, युद्ध लड़ना पड़े, तब भी लड़ेंगे, लेकिन ऑस्ट्रिया का जो सत्ता है जर्मनी पर उसको क्या करेंगे? हटा देंगे, ठीक है। और इसने विशाल सेना का गठन किया, वही सब। उसके बाद 3-4 युद्ध लड़े। पहल का युद्ध कौन था? डेनमार्क का युद्ध। इसमें कौन कौन साथ था? तो कौन कौन साथ था जी? तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया साथ में मिलकर डेनमार्क का युद्ध लड़ा। यह युद्ध राज क्षेत्र को लेकर लड़ाई हुआ था, लेकर लड़ा गया था, ठीक है। इसमें कौन था? बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर किया था। प्रशा को कम्बलिंग तथा ऑस्ट्रिया के होल्स्टीन को जीत लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या जी? ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ा। देखिए यहाँ पर डेनमार्क का युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर। और उसके बाद क्या किया? तो फिर ऑस्ट्रिया पर ही हमला कर दिया, और ऑस्ट्रिया इसमें क्या हुआ? इस युद्ध में बुरी तरह से हार गया, क्योंकि इसके पास डेनमार्क का भी शक्ति आ गया था। अब फिर जब ऑस्ट्रिया को हरा दिया उसके बाद फ्रांस का युद्ध लड़ा गया, जिसको फ्रांस प्रशा का युद्ध कहा जाता है। और फ्रांस प्रशा का युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस की क्या हुई? पराजय हुई। डेनमार्क का युद्ध कब हुआ था? तो 1864 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया से कब युद्ध हुआ था? 1866, 2 साल के बाद ही। और उसके बाद फ्रांस और प्रशा का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में। और उसके बाद फ्रैंकफर्ट की क्या हुई? संधि हुई 1871 ईस्वी में, और इस संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। और यहाँ से चैप्टर का भी लगभग समाप्त हो जाता है। 4-5 देश आएंगे, जैसे पोलैंड, इस सब में राष्ट्रवाद की भावना, तो जैसे इस सब में भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई थी वैसे वो सब भी, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। एक ही वीडियो में सभी कॉन्सेप्ट को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन समझाया गया। इस पर क्वेश्चन दे दिए गए, इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे जो पीछे पूछे हुए कुछ वर्षों का है, उसको हम लाएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव आप लोग बनाइएगा।